तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरे हिसाब से आप अच्छे होंगे। आज हमारा लेक्चर है पोर्टल हाइपरटेंशन के बारे में। इसमें हम मेन रूप से वेरिसेबल ब्लीडिंग के बारे में, स्टंटिंग वगैरह के बारे में बातचीत करेंगे। पोर्टल हाइपरटेंशन कब कहते हैं? तो ये मतलब पोर्टल हाइपरटेंशन कब कहेंगे? जब पोर्टल वेन में जो प्रेशर है वो 5 से 10 होता है नॉर्मल, तो 10 mm वेजी से ज़्यादा हो जाए तो पोर्टल हाइपरटेंशन कह दिया जाता है उसको। ये बात इसको क्या बस ये कर दूँगा। तो अब पोर्टल हाइपरटेंशन के केस में आपको क्या बताना चाहिए? पोर्टल में पता होती है, जो कि मैं बता चुका हूँ प्रॉपर। आप मेरा चेकआउट कर सकते हैं लेक्चर, पहले के लेक्चर में एनाटॉमी में। पोर्टल वेन क्या होती है, कैसे ये कम्युनिकेट करती है, पोर्टोकेबल एनास्टोमोसिस के बारे में भी हम बातचीत कर चुके हैं। तो अब सीधे हम कॉजेज पे आते हैं कि पोर्टल हाइपरटेंशन किस किस कारण से हो सकती है। तो जब भी हम कॉज के बारे में लिखे पोर्टल हाइपरटेंशन से, तो कभी भी सीधे मत एक ही दो कॉज में करने ना, सीरोसिस उसके बाद फिर भूल रहे हैं याद करने क्या क्या हो सकता है, ऐसा कभी नहीं लिखना है। आपको कभी भी एक तरीके से कोई भी कॉज लिखने का असल लेबर वाले टॉपिक में आगे चलिए मेडिसिन में पढ़ाऊंगा तो चीज़ों को, तो उसमें आपको प्री साइनसोइडल, साइनसोइडल, एक्स्ट्रा हेपेटिक ऐसे लिख के आना पड़ेगा, तब आगे सिस्टमेटिक वे से आपको आंसर जाना चाहिए। तो उसके कॉज में आया पहले साइनसोइड तो पता होना चाहिए, तो इसके बारे में भी बता चुका हूँ मैं। हकीकत में जो अनाटमी, लिवर और पोर्टल वेन का मेरा लेक्चर है, उसको चेकआउट जरूर कर लेना। लिंक वगैरह कैसे देते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेना थोड़ा सा, फिर पता पड़ गया ना, ये इतना बड़ा रखा होगा। तो उसमें आता है प्री साइनसोइडल रूल। प्री साइनसोइडल के क्या कॉज होते हैं? तो उसके स्प्लीन से रिलेटेड जो भी कॉज होते हैं स्प्लीन के, वो आप याद रखें। जैसे स्प्लीनोमेगाली हुई, स्प्लीन वेन थ्रोम्बोसिस हुआ है, एवी फिस्टुला हो गया स्प्लीन का, स्प्लीनिक आर्टरी वेनस फिस्टुला, वो सारे के तरीके से कॉज होते हैं। ये प्री साइनसोइडल में भी एक्स्ट्रा है। प्री साइनसोइडल इंट्रा हेपेटिक आ जाती है तरीके से, इसमें इन्फेक्शन हुई, जैसे शिस्टोसोमियासिस हुआ है, हमारे सार्कोइडोसिस है ये। तो हकीकत में यह ग्राफ वैसे होस्टिरेक्शन भी आती है, इसमें याद रखने के नाम में वही तरीके से कॉल हो सकता है। फिर आता है हमारा सबसे ये साइनसोइडल, जिसमें आती है सीरोसिस, याद रखना सीरोसिस का नाम मतलब एल्कोहलिक सीरोसिस होता है। फिर हमारा जैसे कि एमसीवी, ये जो हेपेटिक वायरस होते हैं हमारे, एचसीवी और हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस, हाँ, इनके कारण हो जाता है। और क्या हो सकता है? प्राइमरी स्क्लेरोसिस कॉन्जेनिटल और प्राइमरी बिलियरी स्क्लेरोसिस, ये दो भी कॉज होते हैं। ठीक। और आते हैं हकीकत में इसके बाद पोस्ट साइनसोइडल बात है। पोस्ट साइनसोइडल में इंट्रा हेपेटिक जाएंगे, एक्स्ट्रा हेपेटिक है। इंट्रा हेपेटिक में आती है हमारी एक ही डिजीज आती है वीनो ऑक्लूटिव डिजीज, तो इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो वीनो ऑक्लूटिव डिजीज होती है, इसके बारे में बता दूँ क्या क्या फाइंडिंग है। वीनो ऑक्लूटिव डिजीज जो होती है ज़्यादातर वो होती है आपको, जो भी मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो माना जाता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। बाकी की ज़्यादातर ये कीमोथेरेपी रिएजेंट हुए, जैसे सिस्टाराबिन हुआ, एजाथ्रियोप्राइन हुआ हमारा, हकीकत में थायोग्लूकोनेट हुआ, हकीकत में ये एक तरीके से उसके कारण होता है। जेमसिटाबिन है, तो एक बार याद रहे ना, सिस्टाराबिन, जेमसिटाबिन, थायोग्लूकोनेट, इनके कारण होता है ये। फीचर क्या क्या मिलेंगे इसमें? टेंडर हिपेटोमेगली मिलेगी, तरीके से पेन के संग हिपेटोमेगली मिल रही है देखो तो। उसके अलावा क्या कहते हैं, फिर प्रतिवाद हाइपरबिलिरुबिnemia मिलेगा, हिपेटोमेगली तो जॉन्डिस मिलता है और एसाइटिस मिलता है। ये तीनों जो नॉर्मल कॉमन फाइंडिंग है वो देखने को मिलती है। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे इसमें? बायोप्सी की इन्वेस्टिगेशन जाएगा, क्योंकि हमारा एक्स्ट्रा हेपेटिक सैंपल नहीं है, वो इंट्रा हेपेटिक सैंपल है। क्योंकि मतलब इंट्रा हेपेटिक जब भी पहुँचेगा मामला, खाली जो इंट्रा हेपेटिक से रिलेटेड है, तो हमको इन्वेस्टिगेशन चॉइस के नाम पे बायोप्सी जाता है। और उसके अलावा मैनेजमेंट के नाम पे क्या करेंगे, तो इसमें मैनेजमेंट के नाम पे क्या करेंगे, सीधे लिवर ट्रांसप्लांट जाता है। तो अब हम आते हैं हकीकत में इसके बाद जो वीनोकुलेटिव डिजीज आएंगे, इसके बाद पोस्ट साइनसोइडल में, तो उसमें आते दूसरी डिजीज आती है, जैसे हम तो इंट्राहेपेटिक थे, एक्स्ट्राहेपेटिक आती है। एक्स्ट्राहेपेटिक होता था बिडगरी सिंड्रोम। बिडगरी सिंड्रोम का नाम सुना ही होगा, मैंने पॉलीसाइथी में वगैरह पढ़ा है, उसमें थ्रोम्बोसिस आता है। हकीकत में हीमोग्लोबिन पैदा बहुत ज़्यादा थ्रोम्बोसिस आपको देखना मिलता है हेपेटिक वेन में। तो ये तो इसके क्या होता है, आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है एक तरीके से, और ये कहीं पे भी हो जाता है ये तरीके से। ये मतलब ये तरीके आईवीसी ऑब्स्ट्रक्शन तक कर सकता है ये, इसके कारण है। इसमें एक तरीके से इसके फीचर बता दो, फीचर्स के नाम पे वही फीचर रहते हैं। एसाइटिस हुआ हमारा, एक तरीके से हिपेटोमेगैली हुआ, लेकिन इसमें एक तरीके से एब्डोमिनल और एब्डोमिनल पेन हुआ, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। एब्डोमिनल पेन, जॉन्डिस, एक तरीके से ये चीज़ें, तो इसलिए ये खासकर लगभग सेम एक तरीके फीचर रहते हैं दोनों डिजीज़ों की बात करें तो ये चीज़ें। इसमें जो आपको साइन देखने को मिलता है इस तरीके से। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन चॉइस क्या जाएगी, इसमें बायोप्सी नहीं जाएगी इन्वेस्टिगेशन चॉइस का। इसमें इंट्राहेपेटिक इन्वॉल्व नहीं है, एक्स्ट्राहेपेटिक, इसमें इन्वेस्टिगेशन जाएगी हमारी वीनोग्राफी।
वो पोर्टल वेन वगैरह नहीं जाएगी, वो उसी है, वो जो पहले कर रहे थे वैसे वो नहीं जाएगी, क्योंकि उसमें बायोलेटल वो नहीं है, इसमें वीन्स बोला है, तो वीनोग्राफी तरीके से हमारी इन्वेस्टिगेशन जाएगी ये। तो इसमें एक तरीके से आपको पता लग जाएगा उसके बारे में। ट्रीटमेंट के नाम पे क्या करेंगे, इसमें थ्रोम्बोलाइसिस करेंगे, लिवर ट्रांसप्लांट का यूज करेंगे ऑब्वियसली, थ्रोम्बोलाइसिस, एंटीकोगुलेंट वगैरह, ये हमारे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रह सकते हैं ये। अब हम आते हैं कि इसमें और डिजीज क्या क्या हो सकती है। तो जो भी तरीके से आईवीसी वगैरह में दिक्कत कर सकती है, जैसे हमारा क्या होता है राइट वेंट्रिकल राइट हार्ट फेलियर है, तो जैसे राइट हार्ट फेलियर है तो वीनस जो आईवीसी है एक तरीके से उसमें ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं, मान लीजिए ना इंफीरियर वेना कावा में राइट हार्ट वेंट्रिकल राइट हार्ट फेलियर हो गया, तो सिंपल बात है वो पंप आउट तो कर नहीं पा रहा, तो वहीं के वहीं इकट्ठा हो रहा है, तो इसे ऑब्स्ट्रक्शन ही मान लीजिए, पोर्टल हाइपरटेंशन होगी उसके कारण भी तो राइट हार्ट फेलियर हो जाता है। तो ये सारे तरीके से कॉज रहते हैं। तो ये चीज़ है कॉज के नाम पे मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दी ये चीज़। तो ये पोर्टल हाइपरटेंशन के बारे में। अब इसके बारे में पोर्टल के बारे में आता है जो कि मैं बता चुका हूँ। ठीक है, मेन जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा एक ऐसे ही कैसे वेरिकोसील, जो कि हमको पढ़ना होता है इस टॉपिक में। वेरिकोसील क्या होता है हकीकत में, इस तरीके से ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग कभी भी याद रखना, कभी मुंह से ब्लीडिंग नहीं होगी ये है। तो इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें क्या देखने को मिलता है हकीकत में, ईसोफेगस जो लोअर साइड होता है ईसोफेगस का, उस पर एक तरीके से पॉचिंग देखने मिल जाती है, तो ब्लड वगैरह की इस तरीके से, तो जिसके कारण क्या रहता है कॉफ़ी कलर ब्लीडिंग होती है। ये चीज़ याद रखना, कभी भी ब्लीडिंग जो होती है वो कहाँ से नहीं होगी, मतलब मुंह से नहीं होगी, आगे से नीचे की साइड से ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, कॉफ़ी कलर ब्लीडिंग होती है। उसके अलावा क्या होता है, रिफ्लेक्स में आ सकती है कि रिफ्लेक्स में आ जाए मुँह से, लेकिन वैसे तो इकट्ठी तो नीचे होगी, स्टोमक के संग मिल जाएगी, कॉफ़ी कलर बना देगी ये। तो इसमें क्या करेंगे एक तरीके से मैनेजमेंट के नाम पे, एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे एक तरीके से, तो हमारा करेगा अपर जीआई एंडोस्कोप किया जाएगा, क्योंकि मतलब मेलिना देखने को मिला। मेलिना क्या होता है, अपर जीआई ब्लीडिंग थी। अपर जीआई ब्लीडिंग और लोअर जीआई ब्लीडिंग में क्या अंतर होता है मैं बेसिक बताऊँ तो हाल ही बता चुका मैं। लिगामेंट्स और ट्रीज यदि आपने पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रखा तो मेरा लेक्चर फिर दोबारा कर चेकआउट कर लेना पहले। अनाटमी पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैंने पहले अनाटमी पढ़ाई थी, मैं बताता हूँ। उस समय मैं सर्जरी पढ़ा होता था, वो मैं सर्जरी पढ़ रहा था उस समय, लेकिन मैं पता था कि सही टाइम आया तो सर्जरी में फटाफट निपटा चलूँगा हकीकत में ये चीज़। तो उसमें क्या होता है पर्टिकुलर, हम जब अनाटमी पढ़ रहे हैं तो अनाटमी में मैंने बताया लिगामेंट ट्रीट्स होता है हकीकत में एक, उसके आगे के हिस्से में यदि ब्लीडिंग हो रही है तो हकीकत में उसे कहा जाएगा क्या, हकीकत में हमारा अपर जीआई ब्लीडिंग। उसके बाद का जो ब्लीडिंग हो जाएगी उसे कहा जाएगा हमारा लोअर जीआई ब्लीडिंग ये। तो इसमें अपर जीआई ब्लीडिंग की क्या खास होती है, कॉफ़ी कलर होती है, फ्लोट ब्लीडिंग मिलती है उसमें ये चाहिए, क्योंकि उसमें जो होती है हमारे लोअर जीआई ब्लीडिंग में, इसमें किस प्रकार की ब्लीडिंग होती है, लोअर वाले में हमारी एकदम ब्राइट कलर ब्लीडिंग होती है, और यहाँ से क्या कहते हैं ऊपर वाले को मेरिना कहते हैं, उसमें कहते हैं हेमेटोचीनिया ये। इसमें क्या इस तरीके से क्या मतलब मैं अपर जीआई एंडोस्कोप से हम डायग्नोसिस बनाते हैं, मेन उससे हमें इस तरीके से पॉकेट मिलती है हमारे वेनस ब्लड के एक्यूमुलेशन वाली काफ़ी सारी ये। मैनेजमेंट के नाम पे क्या करेंगे, मैनेजमेंट के नाम पे फ्लूइड रिसब्स्टिट्यूशन देना जरूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। तो हम क्या एक तरीके से पहले वाइटल वगैरह चेक करेंगे, और मैं बताया फ्लूइड 2 IV के उन्होंने IV एंटीबायोटिक, फ्लूइड क्या रहेंगे रिंगलेटेड देते हैं। फिर हमें बीपी देखना होता है कि अगर में कंट्रोल करना है तो 100 से नीचे नहीं जाना चाहिए, और हीमोग्लोबिन 8 से नीचे नहीं आना चाहिए ये। तो अब ट्रीटमेंट के नाम पे जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ये तो क्या कंजर्वेटिव हो गया, ब्लीडिंग कंट्रोल भी तो करना जरूरी है इसके बाद ट्रीटमेंट है। तो ऐसे ही करते हैं हम अपर जी एंडोस्कोप से क्या करते हैं, वीनस कैप वेरिसल लाइगेशन करते हैं। वेरिसल लाइगेशन का क्या मतलब होता है कि हमें एक जगह में उसके अंदर गए, और जो जहाँ पे एक तरीके से हिस्सा हो रहा था कि जब में पॉचिंग हो रही उसकी जो स्ट्रिंग था उस पर एक तरीके से कैप चढ़ा दिया। कैप चढ़ाने से क्या होगा कि इसमें आगे ब्लीडिंग नहीं होगी, उससे आगे नीडिंग नहीं चलेगी ये। या फिर क्या कर सकते हैं स्क्लेरोथेरेपी दे सकते हैं, जिसमें एक तरीके से इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें पिंच चबा के में उसको देखना पड़ता है। ये तरीके स्क्लेरोसिंग एजेंट ज़्यादा तो हो सकता है कि पिंच ज़्यादा ना चाहिए और परफोरेशन ही हो जाए, तो उसे हम में वो कम परफॉर्म की जाती है, मतलब रिस्क लेस रिस्की होती है। तो ईसोफेजियल वेरिसल क्या कहते हैं, ये तरीके से वेरिसल लाइगेशन होता है वो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, क्योंकि उसमें जो परफोरेशन का संभावना होती है वो कम रहती है। इसके बाद हम क्या IV एंटीबायोटिक कंटिन्यू करते हैं हकीकत में। ये चीज़ है ना क्या होता है फिर तरीके से इन्फेक्शन का रिस्क कम करना है हकीकत में, इसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन का ड्यूरेशन भी कम करना होता है ये उद्देश्य है। इसमें जो किया जा रहा है कि ये चीज़ भी फेल हो जाती है, जैसे मान लीजिए 2 बार ट्राई किया, दोनों बार फेल हो गई, ब्लीडिंग हमने कैप चढ़ा भी रहा है फिर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही, तो हम जाएंगे इधर शंट पे, टिप्स पे जाते हैं, तरीके से टिप्स पे शंट बनाने का काम होता है। इससे पहले मैं बात करके चलूँ
यदि इसी तरह ये सुविधा हर जगह तो होती नहीं है, कुछ जगह ही होती है, तो उसको जैसे मान लीजिए रूरल सेटिंग है, तो उसमें एक तरीके से हम कैसे करेंगे? अब ब्लीडिंग भी कंट्रोल करनी है, हम नहीं चाहते कि सारा का सारा पेट में चला जाए हकीकत में खून, तो इसके कारण क्या कर सकते हैं हम हकीकत में? तो उसको लिखा था स्टैगहोर्न बैकमोर ट्यूब, क्या आता था नाम याद था? स्टैगहोर्न बैकमोर ट्यूब। तो इसमें क्या करते हैं, एक तरीके से 3 हिस्से होते हैं इसके, 3 एक तरीके से ओपनिंग होती है और 2 बलून होते हैं। तो अब 2 बलून 2 ओपनिंग तो समझ में आ गई। एक बलून होता है हमारा एक तरीके से गैस्ट्रिक बलून, जैसे एक फेंकेंगे तो गैस्ट्रिक बलून फूलेगा, एक में फेंकेंगे तो इसोफेजियल बलून फूलेगा दूसरा वाला, एक जो होता है वो गैस्ट्रिक एस्पिरेशन के लिए होता है, गैस्ट्रिक एस्पिरेशन कंटेंट है वो निकलता है। ठीक है? तो इस प्रकार हमारे 3 होते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमको अंदर भेजा जाता है तो ट्यूब को, पहले गैस्ट्रिक बलून फुलाया जाता है, वो 50 मिलीमीटर, तो गैस्ट्रिक बलून फुलाया, फिर इसोफेजियल बलून फुला दिया। बलून फुलाया तो हमने क्या किया कि टेम्पोनेट प्रेशर डाल दिया, जिसके कारण होता है कि ब्लीडिंग पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुई, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक तो कंट्रोल हो गई है। नॉर्मल आपने पढ़ा है, टेम्पोनेट बहुत कॉमन मेथड है यूज़ करने वाले के नाम पे। ये एंटीनेटल पैकिंग पढ़ा हुआ आपने, या हम पोस्टपार्टम हेमरेज में बैलून टेम्पोनेट यूज़ करते हैं, हाँ याद है? तो इस प्रकार ये काफ़ी कॉमन मेथड रहता है। तो ये क्या रहता है, जैसे ये ब्लीडिंग कंट्रोल करने मैनेजमेंट के रूप में भी होता है, और बाकी के बचा तो रहता ही है ये हकीकत में। इसलिए तो प्रेशर हम यूज़ करना होता है, देखिए में मैक्सिमम प्रेशर याद रखना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 35 से 40 तक प्रेशर होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो कि हकीकत में। ये तो प्रेशर हर चीज़ में लगाना होता है, और उसमें हवा यूज़ की जाती है, सलाइन मत यूज़ कर लेते हैं, ऐसे नॉर्मल हम यूज़ करते हैं। ये यूरेटर वाला दिया कहते हैं यूट्रस वाले में, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें खाली बस हवा यूज़ की जाती है। ठीक है? तो स्टैगहोर्न बैकमोर ट्यूब होती है। डेफिनेटिव मैंने जो एक तरीके से मान लीजिए जो वही डेफिनेटिव मेजरमेंट मिल जाता था, पहली बात तो है ना। इसमें क्या एक तरीके से डेफिनेटिव यदि वो भी यदि सक्सेसफुल हो रहे बार बार करने पे, तो क्या जाता है हम टेस्ट यूज करते हैं, जिसमें क्या करते हैं हम एक तरीके से शंट बनाते हैं। कौन सा शंट बनाने के नाम पे हम सीधे शंट बना देंगे, इंफीरियर जुगुलर वेन से लेकर कहते हैं हेपेटिक वेन, राइट हेपेटिक वेन और इंफीरियर जुगुलर वेन के बीच में शंट बना देते हैं, जिसके कारण क्या होता है हकीकत में सीधे ब्लड वहाँ से वहाँ चला जाता है। मतलब हमने एक तरीके से एक और रास्ता बना लिया पर्टिकुलर कि प्रेशर जो है वो ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए ना ज़्यादा प्रेशर ना बढ़े, इसलिए हमने एक तरीके से सीधा एक रास्ता बना दिया, पर्टिकुलर एक और रास्ता बना दिया। इसके केस में अब सत्ता प्रॉपर इस तरीके से सर्जरी के बारे में, क्या सर्जरी की जब भी करी जाती है तो उसमें क्या रहते हैं इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन वगैरह कुछ होता है, कॉम्प्लिकेशन, ये चीज़ होती है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो रहती है हमारे अमोनिया एसिड के तरीके से एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, जिसका मतलब होता है एंसेफेलोपैथी देखने को मिलती है। ठीक है? और काफ़ी होती है नॉर्मल स्टंट स्टेंट बनाया उसकी थ्रोम्बोसिस होगी, नॉर्मल है ऐसे तो घमंड आर्टिफिशियल लगा रहे हैं ना ये तो स्टंट थ्रोम्बोसिस हो सकती है। और जब बात करते हैं कि हकीकत में इंडिकेशन की बात करते हैं और कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात कर लेते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन में हकीकत में हमें इंफीरियर वेना का वहाँ पे नॉर्मल से ज़्यादा जो प्रेशर डाल दी होगी तो इधर से प्रेशर आएगा, और जो धीरे धीरे बढ़ के आएगा ब्लड और ज़्यादा ही जाएगा, तो हमने जो पोर्टल वेन पे जो प्रेशर था वो इंफीरियर वेना का वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो हकीकत में इंफीरियर वेना का की क्षमता भी तो होनी चाहिए ना इतना तेरी प्रेशर झेलने की। तो मान लीजिए कोई राइट हार्ट फेलियर है हमारा, ऐसे पोर्टल हाइपरटेंशन है, हाँ, हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम है कि इसमें तो कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसमें एक तरीके से राइट हार्ट फेलियर हो सकता है, वो एक तरीके से कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि ज़बरदस्ती हमने लिवर बचाने के चक्कर में हार्ट फेल कर दिया उसका ये हंसने वाली बात नहीं है, मैं तो नहीं कहती जाती ये चीज़ें, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। उसके अलावा रिलेटिव क्या होता है कि मैं बताया ये तरीके से अमोनिया के इक्वल एंसेफेलोपैथी मिल जाती है, तो इसलिए क्या होता है ये तरीके से एंसेफेलोपैथी या पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस होती है, वो उसमें एक तरीके से ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। ये इंडिकेशन क्या रहता है, तो इंडिकेशन मैंने बताया वेरिसल ब्लीडिंग, रिकरेंट वेरिसल ब्लीडिंग हो रही है, हकीकत में बहुत ज़्यादा ब्लड सीन भी तब कर सकते हैं, या बार बार रिकरेंट होती है, रिफ्रैक्टिव हो रही है इस तरीके से रिफ्रैक्टिव वेरिसल ब्लीडिंग। उसके अलावा रिफ्रैक्टिव ब्लीडिंग ब्लीडिंग रिफ्रैक्टिव एसाइटिस हो जाता है पर्टिकुलर, हाँ। उसके अलावा एसाइटिस के अलावा हेपेटोरीनल पे भी तो पहुँचे नीचे वाले फायदा नीचे वाले सिंड्रोम में, तो हेपेटोरीनल सिंड्रोम में ही फायदा कर देता है। उसके अलावा क्या बटगरी सिंड्रोम और हकीकत में वीनो ओक्लूसिव डिजीज, इन दोनों में फायदा कर देता है। कैसे फायदा कर देता है, तो वीनो ओक्लूसिव डिजीज और बटगरी सिंड्रोम होती है उसमें आगे जाके हकीकत में जो नॉर्मल सिस्टम है पर्टिकुलर पोर्टल वेन से आगे जाएगी, क्योंकि पर्टिकुलर सो उसके बाद एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन आता है। अब हमने एक तरीके से
दूसरा रास्ता क्रिएट कर दिया है नॉर्मल से, तो ज़्यादा ब्लड उससे जा पाएगा ना ब्लड टू गले। वजह से हाइपरटेंशन तो ये कि इतनी नॉर्मल के कारण हाइपरटेंशन होगी। इस तरीके से पोर्टल में आगे के रास्ते में ऑक्सीजन है, तब भी तो लिखा हुआ हाइपरटेंशन सिस्टम भी क्रिएट हो गया ना, तो उसने उसको भी तो फायदा कर दिया। तो इसलिए ब्लड कंडीशन और वीनोक्लोसिस डिजीज में भी ये फायदेमंद रहती है। ये अब स्टंट की बात करें ना, ये नॉर्मल बात चीज हो रही है स्टंट की। इस तरीके से क्या क्या प्रकार के स्टंट हो सकते हैं इसमें, मतलब पोर्टल में से रिलेटेड। तो स्टंट में आते हैं हकीकत में एक तरीके से नॉन सेलेक्टिव हुआ, सिलेक्टिव हुआ और पार्शियल हुआ। नॉन सेलेक्टिव बात करते हैं तो उसमें आता है इकेक फिस्टुला। इकेक फिस्टुला के नाम पे क्या करते हैं हम, इकेक फिस्टुला में जो होता है हम एक तरीके से जो पोर्टल वेन होता है उसका जो एंड होता है उसको काट दिया जाता है डिवाइड, और प्रॉक्सिमल जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं लाइगेट करते हैं। मतलब इस तरीके से जो हेपेटिक में इस तरीके से हिस्सा जाएगा वो बंद हो जाएगा, जो कि सीधे मतलब इस तरीके से हेपेटिक में कोई अब हिस्सा जाएगा नहीं, पोर्टल में सप्लाई नहीं जाएगी, सीधे उसमें जाएगी, किस में जाएगी ये इन्फीरियर वेना कवा में जाएगी और कहाँ जाएगी। हाँ तो ये, लेकिन इसमें क्या होता है इधर ही इस में अगर ऐसे कोई ब्लड सप्लाई खत्म हो गई पोर्टल में से, ये तो इस में ऐसे होता है। ये जो दूसरा आता है हमारा साइड टू साइड पोर्टल के शो है, इसमें क्या होता है डिजिटल पोर्टल वाला जो डिवाइड किया, फिर क्या हो गया हमने एक तरीके से उसमें दोनों को लाइगेट कर दिया टुगेदर। ये अब दोनों को लाइगेट करने से क्या फ़ायदा हुआ हकीकत में कि अब प्रेशर तो नहीं है लेकिन अब वेनियस ड्रेनेज भी हो रहा है। ये तो इसी में ये दोनों चीज किस में आती है, तो वीनोक्लोटिव डिजीज, बेटगरी सिंड्रोम, रिफ्रेक्टिव हेड, इसमें एक तरीके से उपयोग रहता है ना। और लास्ट में आते हैं हकीकत में इसमें नॉन सेलेक्टिव चल रहे हैं हमारे। तो नॉन सेलेक्टिव के नाम पे आती है हमारी एक तरीके से इंटरपोजिशन ग्राफ। इंटरपोजिशन ग्राफ में क्या आता है पोर्टो केबल, तो ये तरीके से पोर्टल वेन और वीनस केबल के कारण हो रहा है। उसके अलावा मीजो केबल, मीजो केबल का मतलब होता है जो सुपीरियर मेजेंट्री में, सुपीरियर मेजेंट्री में इन्फीरियर मेजेंट्री में ज़्यादा कॉन्वेक्ट चली जाती है। सुपीरियर मेजेंट्री में जो नीचे का हिस्सा रहता है ज़्यादा तो स्प्लीनिक वेन, सुपीरियर मेजेंट्री वेन और स्प्लीन वेन रहती है इन्फीरियर मेजेंट्री वेन। अब भी नहीं समझे, याद नहीं आया तो कुछ बात नहीं कर सकता मैं। तो मीजो केबल होता है इस तरीके से, इन्फीरियर मेजेंट्री सुपीरियर मेजेंट्री वेन होता है, करते हैं वेना केबल भाई, तो मीजो केबल हुआ। और मीजो रीनल का हुआ मतलब रीनल वेन से राष्ट्र में रीनल वेन में इन्फीरियर वेना का में आती है, लेफ्ट रीनल वेन से करना है, हकीकत में करना है। फिर आते हैं हकीकत में इस तरीके से सेलेक्टिव वेनास्टम से सिलेक्टिव में आते हैं वेरन शंट। वेरन शंट में क्या करते हैं हकीकत में, इसे लास्ट में एक और बचा लिंटॉन शंट होता है। लिंटॉन शंट में क्या होता है हमारे स्प्लीन वगैरह स्प्लीन काट के निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है स्प्लीन पे तो वेन ड्रेनेज हो रहा है हकीकत में, तो स्प्लीनिक वेन होती है उसको जोड़ते हैं लेफ्ट रीनल वेन से, ये चीज होती है। और आती है इस तरीके से सेलेक्टिव शंट में, इस तरीके से नॉन सेलेक्टिव सेलेक्टिव में दो आते हैं DRR वेरन शंट। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है डिस्ट्रिक्ट पार्ट होता है स्प्लीन का, वो डिवाइड किया जाता है। एक तो पार्ट जो होता है प्रोक्सिमल पार्ट उसको लाइगेट कर दिया जाता है, और जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको सीधे जोड़ दिया जाता है इंफीरियर रीनल वेन से, यानी कि बहुत दूर तक सप्लाई नहीं है। अब हकीकत में इसमें ये नुकसान रहता है कि इंफीरियर मेजेंट्री वेन की भी सप्लाई चली जाएगी। पता नहीं है भी क्यों करते क्यों नहीं करते, इंडिकेशन वगैरह कुछ खास है नहीं। तो ये चीज़। अब आते हैं थोड़ा सा एक तरीके से बताता हूँ, एक टॉपिक रहता है हमारा नॉन सिरोसिस पोर्टल हाइपरटेंशन। नॉन सिरोसिस पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, सिरोसिस में पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। ये तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना है हकीकत में उसमें कोई भी एसाइटिस नहीं होना चाहिए। ये चीज़ पूछ सकता है, कोई भी एसाइटिस नहीं होना चाहिए, कोई जॉन्डिस नहीं होना चाहिए, कोई एंसेफेलोपैथी नहीं होनी चाहिए, जिसके कारण ये बर्डगेरी सिंड्रोम और वीनोक्लोसिटी रूल आउट हो जाती है, क्योंकि इसमें एसाइटिस भी देखने को मिलता है, जॉन्डिस भी देखने को मिलता है और सिरोसिस देखने को नहीं मिलता लेकिन हेपेटोमेगाली तो जरूर देखने को मिलती है। ये तो इसलिए हमारे आते हैं सिलेक्टेड दो डिजीज, जिसमें आते हैं हमारे एक्स्ट्रा पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन और आते हैं हमारे नॉन सिरोटिक पोर्टल फाइब्रोसिस। ये दो डिजीज आती है। तो एक्स्ट्रा पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, जिसमें आता है फर्स्ट ड्रिफ्ट, जिसमें एक तरीके से हमारा इसमें से डिफरेंस की बात करते हैं तो इसमें तो कॉमन चीज़ें तो यही होंगी, डिफरेंस में आते हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन दोनों नहीं होगा, हाँ कॉमन चीज़ की तरह पे। लेकिन इसमें क्या है फर्स्ट और सेकंड और हो, जैसे लेफ्ट और राइट हेपेटिक वेन निकले सीधे बस वहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। इसमें क्या और अंदर जाके जैसे तीसरी चौथी डिग्री की ब्रांच होती है उसमें तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इसमें NCP है, इसमें एक्स्ट्रा हेपेटिक के बारे में तो बताता भी नहीं, वो नॉन सिरोटिक पोर्टल फाइब्रोसिस बताता है। ठीक है, तो ज़्यादातर ये किसमें एक तरीके स्प्लीनोमेगली ज़्यादा किसमें कॉमन मिलती है, स्प्लीनोमेगली जो हमारा पहला था उसमें कम कॉमन मिलती है। NCEF जो होता है हमारा नॉन सिरोटिक पोर्टल फाइब्रोसिस, उसमें एक तरीके से ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती है। ये थोड़ा सा हमें लेट जो है ना, जैसे फाइब्रोसिस ज़्यादा लेट होता है
तो थोड़ा सा लेट देखना होता है, 2 to 4th ब्रैकेट पे देखना होता है, वो थोड़ा सा अर्ली ब्रैकेट से देखने को मिल जाता है, फर्स्ट सेकंड ब्रैकेट में देखने को मिल जाता है। तो ये इस प्रकार हमारा ये पोर्टल हाइपरटेंशन या वेरिसल ब्लीडिंग हमारा टॉपिक खत्म हो गया। क्या ही टॉपिक था, क्या क्या तो टॉपिक दे रखे होते हैं इसमें।